नमस्कार। प्रदेश की सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल डीडी न्यूज राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। कहते हैं कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, आपके हौसलों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो मापी है हमने मुट्ठी भर जमीन, आगे सारा आसमान बाकी है। जी हां, आज से करीबन ठीक 2 साल पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी थी, जिन्होंने 2 साल सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। ऐसे में जानना बहुत जरूरी है कि धोरों की धरती राजस्थान ने विकास की किन किन ऊंचाइयों को इन 2 सालों में छुआ है, विकास के कौन कौन से क्षेत्र ने उपलब्धियों की एक नई गाथा लिखी है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ एक्सपर्ट का पैनल मौजूद है। मैं उनसे आपका परिचय करवा देता हूं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवाना चाहूंगा। हमारे साथ में डॉक्टर अरुण अग्रवाल साहब मौजूद है। आप कार्यकारी अध्यक्ष हैं फोर्टी के, आप वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं राजस्थान चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद विकास जी, धन्यवाद जी। अरुण जी के बाद में मैं आपका परिचय करवाना चाहूंगा। हमारे साथ में तरुण बंसल मौजूद हैं। आप पर्यटन उद्यमी हैं, आप अध्यक्ष हैं होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के। तरुण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। तरुण जी के बाद में मैं आपका परिचय करवाने जा रहा हूं। हमारे साथ में विक्रांत सिंह जी मौजूद हैं। आप युवा प्रेरक हैं, आप शिक्षाविद हैं, युवाओं के मुद्दों को बड़ी प्रखरता के साथ में उठाते रहे हैं। विक्रांत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद विकास। विक्रांत जी के बाद में मैं आपका परिचय करवाना चाहूंगा अरविंद सिंधावा जी से। आप सोलर उद्यमी हैं, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सोलर संगठन भारत के अध्यक्ष पद पर वर्तमान में आप कार्यरत हैं। अरविंद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। डीडी न्यूज के श्रोताओं को नमस्कार। अरविंद जी के बाद में सबसे अंतिम में मैं आपका परिचय करवाना चाहूंगा। हमारे साथ में डॉक्टर डीजी शर्मा जी मौजूद हैं। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय में आप कार्यरत हैं। मैडम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक्सपर्ट का पैनल हमारे साथ में मौजूद है। चलिए इनके साथ में चर्चा की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम सबको मालूम है कि करीबन ठीक 2 साल पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है, जिन्होंने 2 साल का एक सफर तय कर लिया है। ऐसे में ये सफर कैसा रहा है, विकास के किन किन क्षेत्रों में राजस्थान ने उपलब्धियों की एक नई गाथा लिखी है, इसी पर चर्चा करने के लिए आज अलग अलग क्षेत्र के एक्सपर्ट हमारे साथ में मौजूद है। सबसे पहले अरुण जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। अरुण जी, किसी भी देश की कहूं या राज्य की कहूं, जो अर्थव्यवस्था है उसकी बैकबोन वहां के उद्योग होते हैं, वहां की इंडस्ट्री होती है। तो आपको क्या लगता है पिछले 2 सालों में उद्योग की बात करी जाए तो राजस्थान में जो औद्योगिक विस्तार है या औद्योगिक विकास है, वो विकास का सफर इन 2 सालों में किस तरीके से रहा है? जी अरुण जी। बिल्कुल विकास जी, सबसे बड़ी बात तो यह है, जब 2 साल पहले भाजपा की राजस्थान में सरकार बनी तो डबल इंजन की सरकार हुई। पहले क्या था कि अलग अलग पार्टी की सरकार होने के कारण विकास के पायदान के अंतिम छोर तक हम नहीं पहुंच पाते थे, जबकि राजस्थान सोलर पावर, विंड एनर्जी, इसके अलावा मिनरल माइनिंग, गारमेंट, हैंडीक्राफ्ट, जेम्स स्टोन, टूरिज्म, हॉस्पिटलिटी, इन सबके यहाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्धता होने के बावजूद राजस्थान नहीं पहुंच पाया अपने मेन टारगेट पे। आज राजस्थान सरकार ने, जब नई सरकार आई तो इन्होंने 2030 तक का $350 बिलियन का प्रोजेक्टेड राजस्थान की अर्थव्यवस्था का इन्होंने टारगेट रखा। और मैं आपके चैनल पे बता देना चाहूं, चूंकि दूरदर्शन सबसे रिलायबल विश्वसनीय चैनल है, उसमें उन्होंने 2024-25 में राजस्थान ने 17.4 लाख करोड़ की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था हासिल कर ली। और 2025-26 चूंकि खत्म होने में आ गया, दिसंबर का महीना है, ऐसे में निश्चित रूप से राजस्थान की अर्थव्यवस्था 19.89 लाख करोड़ रुपए का एस्टिमेट है कि अचीव कर लेंगे। तो अब ज्यादा 2030 तक $350 बिलियन निश्चित रूप से हम बल्कि 2030 के पहले ही पार कर सके, अपना अचीवमेंट कर लेंगे। अभी भजनलाल सरकार, जो राजस्थान की सरकार है, उन्होंने फर्स्ट ईयर में ही इन्वेस्टमेंट सबमिट किया। और अभी कुछ दिन पहले ही 10 दिसंबर को प्रवासी दिवस के रूप में, चूंकि मैं भी उसमें शामिल था हर प्रोग्राम में, तो पूरे देश विदेश से सारे चैप्टरों को बुलाया गया, माटी से जोड़ा गया। राजस्थान की माटी से जोड़ने के कारण निश्चित, जब पूरे देश की इकोनॉमी राजस्थानी मारवाड़ियों के हाथ में है, तो राजस्थान में क्यों नहीं आके, ये बाहर जाके तो इतना काम करते हैं, तो इनको जो जोड़ने का काम इस सरकार द्वारा किया जा रहा है, ये वास्तव में स्वागत योग्य कदम है। निश्चित रूप से हमने टारगेट को बिल्कुल राइजिंग राजस्थान और प्रवासी राजस्थानी दिवस का आपने जिक्र किया है, इन पर विस्तार
के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं बढ़ूंगा। हमारे साथ में विक्रांत जी मौजूद हैं। विक्रांत जी, जो युवा है वो किसी भी देश की जो है वो रीढ़ की हड्डी होते हैं। ऐसे में सरकार के लिए बहुत जरूरी रहता है कि युवाओं के लिए योजना लेके आए, क्योंकि युवाओं के कंधों पर भारत का भविष्य टिका हुआ है, युवाओं के कंधों पर ही राजस्थान का भी भविष्य टिका हुआ है। ऐसे में विक्रांत जी, आपको क्या लगता है इन 2 सालों में जो युवाओं के लिए क्या कुछ किया गया है? देखिए, विकसित भारत का जो संकल्प प्रधानमंत्री ने देखा है कि 2047 तक भारत एक विकसित देश बने, उसी के अनुरूप राजस्थान ने भी विकसित राजस्थान 2047 का एक विजन डॉक्यूमेंट्स दिया है। वो विजन तब तक अधूरा है जब तक कि युवा ऊर्जा को हम प्रॉपर्ली चैनलाइज ना कर पाए। और युवा ऊर्जा को चैनलाइज करना वो हमारा एक मानव संसाधन है और उसको यूज करने के लिए सरकार उस दिशा में आगे बढ़ी भी है। जैसे यहाँ पे भी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी के गेम्स हुए थे और उस गेम्स के अंदर जो पार्टिसिपेशन था, युवाओं का जो इन्वॉल्वमेंट था, वो दिखा था कि ऊर्जा को हम किस तरह सकारात्मक रूप से आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे ही नशा मुक्ति के लिए भी जो कॉलेजेस है, वहाँ लगभग 300 कॉलेजेस में एक नई किरण करके एक प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया। एक बहुत सराहनीय कदम है ये, जो हमें उसकी स्वागत करना चाहिए। साथ ही साथ जितने भी अभी आरटीयू यूनिवर्सिटीज है, वहाँ पे लगभग 7 कॉलेजेस के अंदर एआई, रोबोटिक्स, बिग डेटा, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इस तरह के नए कोर्सेज शुरू किए हैं। हर जिला मुख्यालय के ऊपर बीबीए कोर्सेज शुरू किए गए हैं, बीसीए कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि नए समय के साथ चहलकदमी करने के लिए, कदमताल करने के लिए सरकार युवाओं को तैयार कर रही है और ये एक स्वागत योग्य कदम। बिल्कुल, नव उत्थान, नई पहचान, आगे बढ़ता राजस्थान, इसी संकल्पना के साथ में राजस्थान ने जो 2 साल का सफर पूरा किया है, यही मूल मंत्र दिया गया है। जैसा कि आपने बताया कि नवाचारों का पूरी तरीके से इसमें समावेश किया गया। विक्रांत जी, और क्या कुछ युवाओं के बारे में हुआ है, उसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल डेजी जी हमारे साथ में मौजूद है। डेजी जी, जो महिला सशक्तिकरण है, हर सरकार सबसे पहले आते ही महिला सशक्तिकरण के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देती है, क्योंकि महिला न सिर्फ समाज की धुरी है बल्कि परिवार की धुरी है, पूरे देश की। एक तरीके से समाज अगर विकसित होता है तो देश विकसित होता है। तो महिला सशक्तिकरण को लेकर राजस्थान सरकार के द्वारा जो प्रयास किए गए हैं वो आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, निश्चित रूप से ये जो सरकार है, ये महिलाओं के कॉज के प्रति बहुत पूरी तरह से सजग है। महिला सशक्तिकरण के लिए 3 चीजें बहुत आवश्यक होती हैं: शिक्षा, सुरक्षा और समान अवसर। और इन तीनों पर वर्तमान सरकार बहुत बेहतरीन ढंग से काम कर रही है। आप चाहे देखिए, उनके कौशल का विकास हो, शिक्षा के लिए बालिकाओं के लिए अलग अलग सुविधाएं प्रदान करना हो, उनकी फ्री कोचिंग की व्यवस्था करनी हो, उनके कौशल के निर्माण के तहत राजस्थान में पिछले वर्ष में 12 लखपति दीदी हमने बनाई है। तो ये महिला सशक्तिकरण का अपने आप में बहुत सशक्त उदाहरण है। और सबसे खास बात है कि ये सरकार केवल मुख्य धारा में शामिल महिलाओं की बात नहीं कर रही, या फिर जो हमारी युवा महिला है उनकी बात नहीं कर रही, श्रमिक महिलाओं के लिए भी बहुत सारी योजनाएं इस सरकार के द्वारा चलाई गई हैं। तो कुल मिला के वीमेन के कॉज के लिए, महिलाओं के कॉज के लिए ये सरकार बहुत बेहतरीन ढंग से एक प्रयास कर रही है, ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके। क्योंकि इस सरकार के साथ साथ ये डबल इंजन की सरकार है। केंद्र सरकार ने अपने आप से महिलाओं को राजनीति में आगे लाने के लिए जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल है वो लाया है, तो उसको अभी से ये सरकार फलीभूत करना चाहती है। इसी तरह जैसे आप देखेंगे कि 2000 कांस्टेबल की भर्ती की जो घोषणा है वो सरकार के द्वारा की गई है, क्योंकि वो जानते हैं कि जब तक समाज के प्रत्येक तबके में महिलाओं को बराबर अवसर नहीं मिलेगा, उनको बराबर प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, तो जो प्रधानमंत्री की सोच है महिलाओं को बराबर भागीदारी देने की, उसमें हम पूरे नहीं हो पाएंगे। उस तरफ से भजनलाल सरकार बहुत अच्छे से अपने कदम बढ़ा रही है और निश्चित रूप से उसके फल हमें देखने को मिलेंगे। अभी सरकार के 2 साल हुए हैं, लेकिन 2 साल में ही उन्होंने महिला सुरक्षा को देके, आप देखिए 1000 से ऊपर कालिका यूनिट जो है वो उन्होंने गठित की हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो आदर्श लेकर ये सरकार आई है, तो उसके तरफ ये कदम पॉजिटिवली, सकारात्मक। और क्या कुछ स्टेप्स उठाए गए हैं सरकार के द्वारा, उनके ऊपर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे साथ में अरविंद जी भी मौजूद है। अरविंद जी, पूरे देश में राजस्थान का नाम बड़े जोरों शोरों के साथ में चल रहा है कि राजस्थान ने सौर ऊर्जा में जो प्रगति करी है, पूरा देश देख रहा है राजस्थान की तरफ। आप सोलर उद्यमी हैं। पिछले 2 सालों की बात करी जाए तो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान ने क्या कुछ क्रांतिकारी कदम उठाए? माननीय भजनलाल सरकार ने राजस्थान में 360 डिग्री परिवर्तन लाने के पूर्ण प्रयास करी है और उसमें एक एक दिन उन्होंने जमीनी स्तर पर, चाहे वो ग्रामीण की बात करें हम, चाहे हम छोटी ढाणी की बात करें या बड़े शहर की बात करें,
माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय भजनलाल जी की जो सरकार है, उन्होंने एक एक दिन हर गरीब, हर अमीर, सबको हरित ऊर्जा में तब्दील करने के प्रयास किए हैं। आप सभी जानते हैं, हर सरकार, पुरानी सरकार जनता को एक लालच दिया करती थी कि आप फ्री में बिजली जो है हम आपको देंगे, लेकिन माननीय भजनलाल सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में हर घर उसको हरित ऊर्जा में तब्दील करने के जो प्रयास जमीन स्तर पर हैं, वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान सरकार और भारत सरकार के द्वारा ही किए गए हैं। और 2 साल के अंदर आज अगर हम प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना और राजस्थान नहीं, भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे बड़ी प्रधानमंत्री कुसुम योजना का जिक्र करते हैं, तो आज हमारा राजस्थान एक आत्मनिर्भर राजस्थान है। ऊर्जा के क्षेत्र में माननीय भजनलाल जी का लक्ष्य है कि राजस्थान में हरित ऊर्जा पैदा हो और विदेशों में हम इस बिजली को एक्सपोर्ट कर सकें। जी बिल्कुल, वक्त का एक दौर था जब राजस्थान को बिजली के लिए तरसना पड़ता था और दूसरे राज्यों पर डिपेंडेंट होना पड़ता था। आज वही दौर है जब राजस्थान खुद बिजली का प्रोडक्शन कर रहा है और दूसरे राज्यों को भी सप्लाई कर रहा है। और भी विस्तार से जानेंगे आपके बारे में, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में क्या कुछ बदलाव है उनके बारे में भी। लेकिन तरुण जी, एक और दौर है जब राजस्थान का जो पर्यटन है पूरे विश्व पे अपनी एक अमिट छाप छोड़ रहा है। राजस्थान की जो वेडिंग डेस्टिनेशन है पूरे विश्व में माना जा रहा है। आप पर्यटन उद्यमी हैं, क्या लगता है पिछले कुछ 2-3 सालों में क्या कुछ बदलाव हुआ है पर्यटन को लेकर? देखिए, कोरोना हमारे लिए एक वाटरशेड इवेंट था जी। कोरोना के पहले, कोरोना के बाद। कोरोना के बाद टूरिज्म में एक बड़ी प्रगति आई और जो एक सबसे बड़ी जो चेंज आया वो ये आया कि जहाँ पर हम फिरंगी पावड़ों पे विदेशी टूरिस्ट के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट थे, एटलीस्ट मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ, डोमेस्टिक टूरिज्म की पावर, परचेज पावर भी और नंबर्स की पावर भी, ये समझ में आई कोरोना के बाद जी। और जो आप वेडिंग्स की बात करते हैं, मेरे लिए टूरिज्म के लिए जो 150-200 कमरे का कोई 5 स्टार डिलक्स होटल है जहाँ पे बड़ी वेडिंग्स होती हैं, वो तो बहुत ज़रूरी है ही जी। पर उसके साथ आप टूरिज्म की पावर देखिए, एक छोटे गांव, ढाणी, एक छोटे कस्बे में एम्प्लॉयमेंट देने की। आज हम एक युवा देश हैं, सबसे बड़ी ज़रूरत है एम्प्लॉयमेंट की, और वो एम्प्लॉयमेंट जो लो स्केल एम्प्लॉयमेंट हो, 10वीं 12वीं बीकॉम किया, बीए किया, आपको जॉब मिले। तो ये जो शक्ति है टूरिज्म की, इस एम्प्लॉयमेंट को देने की, और सिर्फ एम्प्लॉयमेंट देने की नहीं, छोटे स्केल पे, मिड स्केल पे एम्प्लॉयमेंट गिवर्स बनाने की जी। ये टूरिज्म की मेरे लिए सबसे बड़ी, और ये पिछले 2-3 सालों में ये उभर के आई है। चाहे वो सरकार की पेइंग गेस्ट स्कीम हो, चाहे गेस्ट हाउस स्कीम हो, अभी नई राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी आई है, बहुत ही विकासोन्मुखी है जी। ये सब चीजें एक उज्जवल भविष्य के ऊपर ही। बिल्कुल, राजस्थान की जो पर्यटन नीति जो 2025 अभी हाल ही में लॉन्च की गई, उसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन अरुण जी, आपने जैसा जिक्र किया राइजिंग राजस्थान और प्रवासी राजस्थानी दिवस, पिछली सरकारों में हमने देखा है कि जो भी सरकार आई उसने अपने सरकार के कार्यकाल में 4थे या 5वें साल में जाकर इतने बड़े जो प्रोग्राम होते थे राइजिंग राजस्थान या के नाम पे, जो भी राजस्थान में विकास के लिए जो होते थे वो करते थे। लेकिन ये जो सरकार आई, उन्होंने शुरुआत में ही राइजिंग राजस्थान करके 35 लाख करोड़ के एमओयू किए। इससे एमएसएमई सेक्टर को क्या कुछ फायदा मिलने वाला है? राजस्थान में निवेश को लेकर क्या कुछ फायदा मिलने वाला है? और राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसमें कितनी कुछ प्रगति होगी? बिल्कुल विकास जी, जब पहले साल के सरकार के पहले साल में इन्होंने राइजिंग राजस्थान किया और उसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया, जो वर्ल्ड के सबसे बड़े लीडर के रूप में आज जो विख्यात है, उनके हाथों कर कमलों द्वारा ये हुआ गया, जिसमें 35 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए और करीब 8 लाख करोड़ के एमओयू आज धरातल पे आ चुके हैं। ये जो आप प्रश्न किए कि पहले साल में होने का कारण, क्या कि पिछले सरकारें कोई भी रही हो, चाहे बीजेपी की रही हो चाहे कांग्रेस की हो, वो अपने कार्यकाल के लास्ट में करती थी, जिससे उसका वर्क रूप में परिणत नहीं होता था। इन्होंने जो इस सरकार ने किया है निश्चित रूप से, और फिर प्रवासी राजस्थानी दिवस क्या, अभी भी 10 दिसंबर को 1 लाख करोड़ के एमओयू फिर साइन हुए हैं जी। ऐसे में निश्चित रूप से देश जो आज भारत विश्व की 4थी अर्थव्यवस्था की तरफ
बिल्कुल तेजी से अग्रसर है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। 2047 का विकसित भारत अमृतकाल महोत्सव में हम चल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, भारत सरकार द्वारा 2047 को भारत को विकसित देश के रूप में एकदम आगे लाने की कोशिश। बिल्कुल, विकसित देश तभी बनेगा जब हमारे जो राज्य हैं वो विकसित बनेंगे, और 2047 तक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान को भी विकसित राजस्थान बनाने का संकल्प लिया गया है। विक्रांत जी, युवाओं की सबसे बड़ी जो डिमांड रहती है वो होती है एक अच्छी नौकरी पाना। नौकरी के इन 2 सालों में अवसर कितने कुछ मिले हैं और क्या कुछ मिला है युवाओं को? देखिए, कई सारे रोजगार मेलों का आयोजन सरकार की तरफ किया गया। बड़ी प्रोएक्टिव अप्रोच रही है। लगभग 3.5 लाख जॉब जनरेट किए गए और उससे भी बड़ा एक उद्यमिता का वातावरण बनाए। अब राजस्थान का युवा केवल रोजगार की चाह नहीं रखता, वो अब उद्यमी भी बनना चाहता है। जैसा अभी तरुण जी ने बताया था कि यहाँ पे लो स्केल जो एम्प्लॉयमेंट है उसकी बड़ी जरूरत है, तो उसको लेकर के युवा अब उद्यमी बनना चाह रहा है, बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर कर रहा है। अब तक जैसे राजस्थान को एक पिछड़ा राज्य माना जाता था, हमारी भौगोलिक दशाओं की दुहाई दी जाती थी, लेकिन आज वही भौगोलिक दशाएं हमारे लिए एसेट बनती जा रही है जी। हम जैसे सोलर एनर्जी हो गया, साथ में जैसे वेडिंग डेस्टिनेशंस वगैरह भी बात हो रही थी। हमारा जो कल्चर है, वाइब्रेंट कल्चर है, वो हमारा एसेट है। इसको लेकर के बहुत सारे प्रयास ऐसे हुए हैं जहां युवाओं को रोजगार अब दिया जा रहा है। साथ ही साथ एक युवाओं की बड़ी डिमांड रहती है, सरकारी नौकरी के बड़ी बड़ा चार्म रहता है, और पिछली कुछ सालों से एक बड़ा दुर्भाग्यवश पेपर लीक होना और इस तरह की जो घटनाएं हुई, उससे एक नैराश्य का वातावरण बना था। लेकिन सरकार ने आने के बाद उस पर बड़े इफेक्टिवली उस पर काम किया। SIT का गठन किया गया, SOG बनी, एक SI भर्ती प्रकरण था, उसमें लगभग 300 लोगों को अरेस्ट भी किया गया जो दोषी थे उसके अंदर। तो एक वापस उम्मीद बंधी, और उसका उम्मीद का रिजल्ट ये निकला कि पिछले 2 साल में लगभग 300 भर्ती परीक्षाएं भी हुई है, जिसके अंदर वो बड़े आसानी से हुई है। उसमें कोई पेपर लीक जैसा कोई अभी तक और भर्ती की जो ये सरकारी प्रक्रिया थी, कहीं ना कहीं संदेह के कटघरे में थी। अब जाकर युवाओं का फिर से विश्वास बढ़ा। बिल्कुल, उसे बाहर निकाला है। बायोमेट्रिक को अब यूज किया जाने लगा है वहां पर। RPSC जो एक बड़ी संस्था है राजस्थान के अंदर, उसका भी बड़ा सुधार किया गया। उसमें पहले 7 मेंबर हुआ करते थे, उसमें अब 10 मेंबर कर दिए गए। तो एक पारदर्शिता लाने की जो प्रयास है वो सतत रूप से चल रहा है। साथ ही साथ जैसे अग्निवीर जैसे जिस तरह के जो अग्निवीर जो योजना है, उसमें भी युवाओं का पार्टिसिपेशन अब राजस्थान की तरफ से बढ़ रहा है। राजस्थान हमेशा रणबांकुरों की धरती रही है, शौर्य की धरती रही है। सैनिक स्कूल्स खोले गए हैं जहां से युवाओं के अंदर वो प्रेरणा वापस आ रही है कि हमें फिर से कुछ एडवेंचर गेम्स की तरफ भी अब बच्चे जा रहे हैं। अभी मैं कुछ समय से देख रहा, पिछले 2 साल में कई सारे ऐसे एफर्ट हुए जहां माउंट एवरेस्ट पे बच्चे गए हैं जी। नॉर्थ पोल पे यहाँ से एक्सपीडिशन के लिए दल गया है। पहले सिर्फ किताबों में पढ़ते थे, वहां पर जाना या सपने भी नहीं आते थे, आज वहां तक उन सपनों को उड़ान मिल रही है और इसमें सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने जिक्र किया पर्यटन इंडस्ट्री का। तरुण जी, वक्त का एक दौर था, राजस्थान शुरू से ही राजस्थान का जो सांस्कृतिक गौरवशाली इतिहास है पूरा विश्व जानता है। हमारे पास ऐसी कई विरासतें थी जो अतीत के साये में थी, लेकिन वक्त का दौर बदला और उनको पर्यटन से जोड़ा, और आजकल उन विरासतों का न सिर्फ संरक्षण हो रहा है बल्कि वो पर्यटन इंडस्ट्री में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभा रही है। बिल्कुल जी। राजस्थान एक ऐसी धरती है, आप किसी भी गांव में चले जाइए, उस गांव में या तो कोई किला होगा, महल होगा, मंदिर होगा जिसकी आर्किटेक्चरल हेरिटेज वैल्यू होगी। उस गांव में कोई ना कोई ऐसी खाने की चीज होगी जिसकी एक वैल्यू होगी कि साहब यहाँ पर क्या मिलता है, यहाँ पर साहब पोस्ट बड़ा अच्छा मिलता है, यहाँ पर कचौरी अच्छी मिलती है, यहाँ पर कोई मिठाई अच्छी मिलती है। हर गांव के अंदर कोई ना कोई कहानी होगी जो उससे अटैच्ड होगी, यहाँ पे ये रणबांकुरे थे, ये कहानी इससे अटैच्ड है यहाँ। तो साहब राजस्थान का हर एक गांव एक 40-50 कमरे के होटल को सस्टेन कर सकता है। बिल्कुल, देख भी रहे हैं। हाँ बिल्कुल। एक बाड़मेर के आगे, पचपतरा के आगे एक गांव है बड़नवा जागीर जी, बड़नवा जागीर जी, और उसके पास लाखे की ढाणी, छोटे से गांव है। लंगा कम्युनिटी, जैसे मांगनी आ रहा है वैसे लंगा कम्युनिटी है। लंगा कम्युनिटी के 700-800 परिवार हैं पूरी दुनिया में, ज्यादातर पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में। उसमें से 300-325 परिवार एक गांव में। ये ऐसी धरोहर दुनिया में कहां होगी जी। तो ये हमारी विरासत है। पर्यटन का सर सबसे बढ़िया जो इसकी शक्ति है वो ये है, हम सरकारी नौकरी क्यों चाहते हैं? जब मैं युवा था तो मैं भी चाहता था। बिल्कुल। क्योंकि साहब परमानेंस है।
मैं अगर अपने गांव में, अपनी हवेली में या अपनी ढाणी में बैठकर रोटी कमा सकूं, अपने परिवार को खुशहाल रख सकूं, जी अपनी जमीन को भी संभाल सकूं अपने पर, तो उससे अच्छा और क्या होगा? ये परमानेंस नहीं है तो और क्या है? बिल्कुल। तो ये जो स्ट्रेंथ है, ये जो पोटेंशियल है, ये पर्यटन से ज्यादा अच्छा मुझे तो किसी ट्रेड में नहीं दिखता। तीसरी बात साहब, हम कहते हैं कि हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है। लोगों का यह भी मानना है कि हिंदुस्तान क्राफ्ट प्रधान देश है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे हर गांव में, हर ढाणी में, हर कम्युनिटी में कोई ना कोई क्राफ्ट ऐसी है जो यूनिक है, बिल्कुल। और इस क्राफ्ट को बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? वो पर्यटन है। पर्यटन में बिल्कुल। और राजस्थान धरोहर संरक्षण बोर्ड का भी गठन किया गया है, उनका बिल्कुल। लखावत उसके अध्यक्ष है, और जो पेनोरमा वगैरह है वो भी बनाया जा रहा है। पर्यटन को धार्मिक पर्यटन के साथ में भी जोड़ के वो सर्किट बनाए जा रहे हैं, इस पे भी विस्तार से बात करेंगे। डेजी मैडम, एक वक्त था जब आप तो कॉलेज एजुकेशन से जुड़ी हुई हैं, जो कॉलेज की जो यूनिवर्सिटी के जो कुलपति थे उनको कुलपति कहा जाता था, लेकिन अब नाम उनका परिवर्तित किया गया कुलगुरु। कितना कुछ परिवर्तन आप देखते हैं कुलपति से कुलगुरु? जी, ये मैं कहूंगी कि सिर्फ नाम का परिवर्तन नहीं है, ये एक संस्कृति का परिवर्तन है। वापिस से गोइंग बैक टू रूट्स, वापिस से हम अपनी संस्कृति की जड़ों से जुड़ रहे हैं। कुलपति शब्द वैसे भी एक जेंडर को ही डिनोट करता था, लेकिन जो गुरु होता है वो सार्वजनिक होता है, वो इंक्लूसिव होता है। और सबसे बड़ी बात कि गुरु हमारे यहाँ पे सिर्फ शिक्षा के तक आपके साथ जुड़ा नहीं रहता, वो शिक्षा के बाद भी आपके जीवन के पग पग पर आपसे जुड़ा रहता है। तो उस सोच के साथ कुलपति का नाम कुलगुरु किया गया, ताकि विश्वविद्यालय से आप जो भी सोच लेके निकले, जो डिग्री लेके निकले, उसका लाभ भी समाज तक जाए। उसको सुपरवाइज करने का पूरा जो जिम्मेदारी है वो अब जो संस्था के मुखिया है या कुलगुरु है उनकी होगी। ये इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि शिक्षा के प्रति ये जो मौजूदा सरकार है इस पे बहुत सारे काम कर रहे हैं। सिर्फ नाम परिवर्तन की बात नहीं मैं कहूंगी। आप देखिए 71 नए राजकीय विद्यालय, महाविद्यालय जो है वो खोले हैं सिर्फ ये 2 साल के समय में, जबकि अभी सरकार के पास 3 साल का समय है। तो निश्चित रूप से ये संख्या और बढ़ेगी। जब अब गांव-गांव, ढाणी-ढाणी महाविद्यालय होंगे, गवर्नमेंट के कॉलेजेस होंगे, तो निश्चित रूप से जो हमारा हायर एजुकेशन का एनरोलमेंट रेशो है वो भी बढ़ेगा। साथ में 2 सालों में ही सरकार ने 21 से ज्यादा पॉलिटेक्निकल कॉलेज जो है विकास जी वो खोले हैं। तो निश्चित रूप से जो स्किल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं वो भी बढ़ेगी। महिलाओं के लिए हम हमेशा देखते हैं कि एजुकेशन सेक्टर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्पेसिफिकली इंस्टीट्यूशंस का, वो बहुत अभी तक खराब चल रहा था। और सरकार ने 17,000 से ज्यादा कॉलेजेस का रिनोवेशन 2 साल में कंप्लीट कर दिया है। तो एक बड़ी बात है, क्योंकि अब नई टेक्नोलॉजी के साथ, जैसे ऑडियो विजुअल टीचिंग है या स्मार्ट क्लासरूम्स हैं, उसको लेके सरकार बहुत सजग है। तो ये जो परिवर्तन आ रहे हैं ये पूरे एक सोच के साथ आ रहे हैं कि हम अपनी संस्कृति से भी जुड़े रहें, जैसे कुलगुरु के शब्द के साथ हुआ, और साथ के साथ नई टेक्नोलॉजी के साथ हम युवाओं को जोड़ के रखें। तो इसलिए सरकार इस नई एजुकेशन, न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है उसके तहत एक बड़ा परिवर्तन लेके आना चाह रहा है, जो हम धरातल पर जल्दी देखेंगे भी। जी बिल्कुल। छोटे छोटे प्रयास से जो निश्चित तौर पर सफलता का बड़े मार्ग की तरफ और सफलता की मंजिल तक हमें जरूर ले जाएंगे। अरविंद जी, वक्त का एक दौर था, राजस्थान का जब भी जिक्र होता था तो अमूमन यही कहा जाता था कि तपता बहुत है, गर्मी बहुत पड़ती, कोई आना नहीं चाहता था। लेकिन आज वही गर्मी, वही तपता सूरज हमें कमा कर दे रहा है। क्या लगता है? माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा विजन रहा है। जी। आपने जैसे इस प्रोग्राम की शुरुआत में एक इंट्रोडक्शन दिया था कि धोरों की धरती, जी, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने दोनों ने कंधे से कंधा मिला के इस धोरों की धरती को ऊर्जा की धरती में तब्दील कर दिया। बिल्कुल। आज राजस्थान कई नामों से जाना जाता है, जिसमें एक नाम है ऊर्जा स्थान। यानी कि आज राजस्थान हर घर में एक व्यक्ति, गरीब हो चाहे अमीर हो, वो खुद ऊर्जा प्रोड्यूस कर रहा है। और अगर हम उद्योगों की बात करें तो उद्योगों की जो खुद की ऊर्जा की जो पूर्ति है वो रिन्यूएबल एनर्जी से उद्योग कुछ खुद काफी हद तक पूरा कर रहे हैं। अभी राजस्थान के अंदर वर्चुअल नेट मीटरिंग पॉलिसी है, वो भी अभी सरकार ने जो प्रवासी राजस्थानी दिवस पे ही उसको लागू किया है। ये सिर्फ इसीलिए है कि हमारी जो सरकार है वो जो 2 साल में जो पूरा एनालाइज किया है कि मेरी
स्टेट की जनता को क्या चीज चाहिए और उनकी क्या जरूरत है, जी। इन्हीं जरूरत को उनकी पूरी करने के लिए तथा एक उद्यमी, उस हर व्यक्ति को उद्यमी, जैसे यहाँ पर आज डेजी मैम की अगर हम बात करें तो तरुण जी की अगर हम बात करें तो सब एक ग्रामीण स्तर पर रोजगार उत्पन्न करने के लिए जो प्रयासरत हमारी सरकार है, राजस्थान सरकार। तो मैं यहाँ एक और चीज हाईलाइट करना चाहूंगा कि महिलाओं को सोलर एनर्जी में, चाहे वो मजदूरी का काम हो, चाहे इंजीनियरिंग का काम हो, चाहे एंटरप्रेन्योर बनने का काम हो, हमारी मोदी सरकार और हमारी राजस्थान सरकार पूर्णतया एक इनोवेटिव आइडिया लेके आई है कि जितने भी महिला उद्यमी हैं, अगर वो रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ती है तो राजस्थान सरकार उसको अलग से एक सहायता प्रदान करेगी, एक बेरोजगारी खत्म करके उसको एक एंटरप्रेन्योर में तब्दील करने के लिए। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है महिला सशक्तिकरण की दिशा में, और सोलर एनर्जी दोनों को साथ साथ लेकर चल रहे हैं। आपने उद्यमी का जिक्र किया अरुण जी, कई बार ऐसा देखने में आता था पिछले कई सालों से कि एक उद्यमी को नया उद्योग है वो लगाना है तो उसको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता था, कई तरीके के सर्टिफिकेट लेने पड़ते थे। लेकिन अब सरकार ने एक सिंगल विंडो सिस्टम बनाया है। सरकार का कहना है कि हम कदम कदम पर राजस्थान में जो उद्योग को विकसित करने की भावना रखने वाले, हम उनके साथ में। क्या लगता है? बिल्कुल, उद्यमियों के लिए अभी मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, 24 नीतियां, नई नीतियां इस सरकार के आने के बाद इंप्लीमेंट में हुई है और कुछ नीतियां और पाइपलाइन में है। जैसे आप सिंगल विंडो सिस्टम की बात करें, मैं स्वागत करता हूं। सिंगल विंडो सिस्टम कई वर्षों से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए चला रहा है, किंतु सिंगल विंडो सिस्टम में ये भी बता देना चाहूंगा चैनल के मार्फत कि सिंगल विंडो सिस्टम को एक्ट भी पास कर दिया गया है, प्रभावी भी लगा दिया गया है, लेकिन उसमें आज भी अकाउंटेबिलिटी की कमी है। आज टाइम बाउंड प्रोग्राम यदि सरकार उसमें करे, जैसे अभी 10 तारीख को भी काफी कुछ बातें सुनने को आई, तो ऐसे में टाइम बाउंड प्रोग्राम जब तक नहीं होगा, बाहर के प्रवासी राजस्थानी भी हमारे आए और हमारे जो यहाँ के इंडस्ट्रीज है, मैं कहना चाहूंगा कि अभी जैसे तरुण जी भी बोल रहे थे, डिस्ट्रिक्ट वाइज अभी पिछले बजट में माननीय दिया कुमारी जी हमारी जो वित्त मंत्री भी है और उप मुख्यमंत्री भी है, उन्होंने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ODOP का लागू किया था। उसके तहत निश्चित रूप से जब ये पूरे, मतलब क्या खाली जयपुर को डेवलप करने की इनकी पॉलिसी नहीं है, पूरे राजस्थान को पूरे समग्र रूप से विकास करना चाहते हैं। ऐसे में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का वास्तव में, इसमें मैं कुछ सजेशन भी देना चाहूंगा कि इसमें उस प्रोडक्ट का वहां क्लस्टर डेवलप किया जाए, क्लस्टर वाइज, क्योंकि निश्चित रूप से दिया कुमारी जी भी, क्योंकि मैं उनके क्षेत्र से ही हूं, विद्यानगर से, और विकास दिखता है हमको विद्यानगर में ही दिखता है, तो पूरे राजस्थान में विकास इतना हो रहा है। तो अब इनको जो इंडस्ट्री को चलाने में, उद्यम चलाने के लिए 2 ही पॉलिसी चाहिए, मेन फैक्टर है, एक बिजली पावर और दूसरा फ्यूल। लेकिन पावर की रेट, मैं कहना चाहूंगा कि पावर की रेट आज भी पड़ोसी राज्यों के मुकाबले राजस्थान में बहुत ज्यादा है। आपने सुझाव का जिक्र किया, तो सरकार अभी जो 2026 का बजट पेश करने जा रही है, तो सरकार ने अभी आमंत्रण दिया है पूरे राज्य की जनता को कि आपके जो भी सुझाव हो हमें भेजिए, ताकि जो नया बजट बन रहा है उसमें आपके सुझावों का समावेश हो। पिछली बार भी हमने देखा कि बजट में सबसे पहले सुझाव मांगे जाते हैं, तो इसको किस तरीके से देखते हैं कि बजट आपके अकॉर्डिंग ही हम तैयार करेंगे? निश्चित रूप से एक टैक्स एडवाइजरी कमेटी बनी हुई है राजस्थान लेवल की, और मैं पिछले 30 साल से लगातार उस टैक्स एडवाइजरी कमेटी का मेंबर हूं, और मैं हमेशा सजेशन भी दे के आता हूं। सजेशन को माना भी जाता है, नोट भी किया जाता है, सुना भी जाता है, और हमेशा हम कुछ नवाचार सजेशन दे के आते हैं कि पिछले बार ये था, ये हो गया, अब ये कर दिया जाए। तो सस्ती जमीन और सस्ती बिजली, जो मैं बात बोल रहा था, आज मैं जैसे यहाँ एक राजस्थान में जो नुकसान होता है बिजली में या थेफ्ट होता है, तो उसको इंडस्ट्री से भरपाई की जाती है। हमारे पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश है, वहाँ इंडस्ट्रियल फीडर अलग से लगा हुआ है, जहाँ इंडस्ट्री की लाइन अलग से निर्बाध चलती है, इंडस्ट्री की रेट वहाँ 6 रुपये कुछ पैसे है, जबकि राजस्थान में ये 8 रुपये। बिल्कुल, आपके जो सुझाव है उन सुझावों का वाकई में राजस्थान सरकार स्वागत कर रही है, और सरकार का साफ कहना है कि जो अलग अलग क्षेत्रों के जो भी उद्यमी हैं, आप हमें सुझाव भेजिए, हम बाकायदा उनके ऊपर गौर करेंगे। न सिर्फ गौर करेंगे बल्कि हकीकत के धरातल पर भी उनका क्रियान्वयन करेंगे। विक्रांत जी, युवाओं को लेकर जो आपने जिक्र किया, एक वक्त का एक दौर था, भर्ती पहले साल में होती थी,
रिटन एग्जाम पहले साल में होता था, मेंस दूसरे साल में, इंटरव्यू तीसरे साल में, फिर अगर कुछ दिक्कत होती तो कोर्ट में चली जाती थी। ऐसे करके 5 साल का एक लंबी प्रक्रिया चलती थी और कई भर्तियां तो ऐसी हुई जिसमें एक एक दो सरकारें पूरी हो गई। आपको क्या लगता है पिछले जो 2 साल में जो हुआ है, सबसे पहले आरएसएमबी की बात करी जाए तो वो एक भर्ती का जो कैलेंडर है, जो युवाओं की मांग रहती थी कि कैलेंडर जारी किया जाए, कैलेंडर जारी, न सिर्फ कैलेंडर जारी हुआ बल्कि उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग भर्ती परीक्षाएं हो रही है। विकास जी, आपने बड़े पुराने जख्मों को बड़े कुरेदा है जी। पहले जब हम लोग तैयारी किया करते थे या जो हमारे स्टूडेंट्स किया करते, हम बोलते थे पंचवर्षीय योजना चलती है यहाँ पे जी। कि अगर एक बार आपने अप्लाई कर दिया तो 5 साल से पहले आप सोचो मत कि वो भर्ती क्लोज हो जाएगी या रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये जो अभी कैलेंडर जारी किया गया, एक टाइम बाउंड प्रोसेस किया गया, इससे बहुत कुछ, मैंने कहा ना कि सरकार ने सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज दी है वो उम्मीद और आशा जी, है ना। और अब जो युवा है उस टाइम बाउंड प्रोग्राम को देख करके अपनी योजनाएं भी बना सकता है। और सपोज ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब ही मिलेगा, अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए 1-2 बार ट्राई करता नहीं भी मिल रहा तो टाइम बाउंड उसके पता चल जाता है कि मुझे कुछ और भी करना है ना। तो एक उससे एक जो जैसे निराशा का जो वातावरण था वो धीरे धीरे दूर हो रहा है, क्लैरिटी युवाओं के मन में आ रही है। और उसका नतीजा देखो, अब स्टार्टअप के अंदर लगभग सरकार ने अभी 22.5 करोड़ के आसपास फंडिंग दी है, लगभग 3200 के आसपास मेरे ख्याल से स्टार्टअप हैं जो वायबल हो गए हैं। और जो युवा हैं वो नए थॉट्स के साथ आ रहे हैं। जैसे अभी एक स्टार्टअप है जो ये कचरे को रिसाइकिल करता है और उससे वापस वो कर रहा है। इस तरह के नए नए आइडियाज के साथ बच्चे आ रहे हैं और सरकार भी उस दिशा में प्रयास कर रही है जो अप्रिशिएटिव है। जैसे अटल टिकरिंग लैब है, लगभग 600 के आसपास स्कूल्स में अब अटल टिकरिंग लैब बन गए हैं। लगभग जितनी भी बड़ी टेक्नोलॉजिकल कॉलेजेस हैं वहां पे अब इंक्यूबेशन सेंटर्स बन गए हैं, जहाँ युवाओं को आईपीआरस के बारे में बताया जा रहा है, युवा उनको जाके समझ रहे हैं, उनको चार्टर्ड अकाउंटेंट से साक्षात करवाया जा रहा है, वो समझ रहे हैं कि बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है। तो जो अभी युवा जो हैं उनकी स्थिति अभी ऐसी हो गई है कि जो पहले गवर्नमेंट जॉब की तरफ भाग रहे थे अब उनको थोड़ा सा डायमेंशन खुलने लगा है। वो सोचने लगे हैं कि इसके आगे भी दुनिया आगे, इसके आगे भी जहान है। देने वाला नौकरी लेने के लिए नहीं, नौकरी देने के लिए भी बनना। अब वो मेंटली डेवलप कि हम जॉब गिवर भी बन सकते हैं, हम केवल जॉब सीकर ही नहीं रहेंगे, है ना। और अभी जैसे तरुण जी ने बताया कि यहाँ टूरिज्म में बड़ी संभावना है, माइस जो है वो पॉपुलर हो रहा है और युवा भी अब उसको देख रहे हैं। अभी जैसे उदयपुर के अंदर जो यूएसए से एक बड़े कारोबारी आए थे, उन्होंने जिस तरह से वो इवेंट किया था, वो इवेंट एक माइलस्टोन सा बन गया है राजस्थान के लिए। इस तरह के इवेंट हर साल हो रहे हैं। युवा वहां पे देख रहा है कि जो सॉफ्ट पावर है भारत की, उसमें राजस्थान कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है और वो कर भी रहा है। मैं एक उदाहरण और दूंगा, आपके चैनल पे भी कई बार वो आए, कलाकार हैं रईस भारती करके, जो राजस्थान से ही हैं और वो फ्रांस के अंदर बड़ा अच्छा कर रहे हैं, वर्ल्ड टूर्स भी करते हैं। वहां पे वो राजस्थान की ब्रांडिंग कर रहे हैं और वहां से वो टूरिस्ट वापस भारत की तरफ आ रहे हैं, राजस्थान के कल्चर को देखने और समझने के लिए आ रहे हैं। जापान की एक इन्फ्लुएंसर है, वो आजकल जोधपुर की तरफ मारवाड़ में ही रहती हैं और वो वहां से राजस्थान को प्रमोट कर रही हैं। तो जो युवा है ये इंटरनेट का यूज करके, सोशल मीडिया का यूज करके राजस्थान को एक नया ब्रांड बना सकते हैं। ब्रांड बना रहे हैं। बिल्कुल तरुण जी, देखो हमारे एक्सपर्ट का जो अंतिम जो वाक्य है वो आप ही के ऊपर आकर खत्म हो रहा है। पर्यटन को लेकर जो धार्मिक गलियारे वो तो बनाई जा रहे हैं। अभी हाल ही में जो जयपुर जो मेट्रो सिटी है उसमें मेट्रो के फेज 2 की बात हुई है, फेज 2 को डीपीआर की मंजूरी मिली है। ये नया राजस्थान है, किस तरीके से देखते हैं जो मेट्रो है वो जयपुर की लाइफलाइन बनती जा रही है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपकी, मेट्रो जयपुर की देखिए अगर मैं पर्यटन के हिसाब से जवाब दूं तो हमें एज अ टूरिस्ट क्या चाहिए कि साहब हमें पुरानी चीज देखनी है, हमें धरोहर देखनी है, पर हम उसके लिए 2 घंटे आमेर के सामने ट्रैफिक जैम में तो नहीं फंसना चाहते। बिल्कुल। तो जो एक्सेस है, जो पहुंच है, या तो वो पहुंच तो साहब आपको, और आप कल्पना कीजिए कि जयपुर से आभानेरी को अभी अवार्ड मिला है कि ये 5वां सबसे ज्यादा विजिटेड डेस्टिनेशन है। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, स्टेट के नहीं, एएसआई के, तो उसके अंदर 5वां सबसे विजिटेड डेस्टिनेशन, बहुत बड़ी चीज है। गोल्डन ट्रायंगल में आता है। पर जयपुर से आभानेरी कोई बस नहीं है टूरिस्ट की कि आप जयपुर से एक गाइडेड टूर में जा सकें। सुबह आप चढ़े, आपको 1 घंटा 1.5 घंटे बाद एक बढ़िया जगह हो जहाँ पे आपने चाय पी, बाथरूम इस्तेमाल किया, आभानेरी देखा, शायद भानगढ़ देखा, लंच किया, शाम तक वापस आ गए। एक ही रूट में सारे सब कुछ हो जाए। जी, ऑब्वियसली सभी जो निकलते हैं उनका यही रहता है। पर ये एक्सेस नहीं है। तो क्या आप जयपुर से भानगढ़ जो टूरिस्ट को आप प्रमोट कर रहे हो तो सबको टैक्सी में भेजेंगे? जी। तो ये जो आप बात कर रहे हैं कि मेट्रो डेवलप हो, एक्सेस बहुत जरूरी है साहब। बिल्कुल। जयपुर से आमेर की एक्सेस हो, आमेर तक टैक्सी क्यों जाए?
हम रामनिवास गार्डन में पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके और एक ई व्हीकल के अंदर हम क्यों नहीं जा सकते? बिल्कुल, और सरकार कर भी रही है। बिल्कुल सही बात है। हमें जयगढ़ नाहरगढ़ हमेशा रोड जाम हो जाती है हर सैटरडे संडे, तो क्यों नहीं एक या तो ई बसेस हों या कोई ट्रॉली कार हो या जो भी, जिससे आप जा सकें और उसको अप्रोच कर सकें। तो जितनी पहुंच आसान होगी, मेट्रो जयपुर वासियों के लिए तो बहुत अच्छी है ही, टूरिज्म के लिए भी वरदान है। बिल्कुल, ई व्हीकल्स का आपने जिक्र किया अरविंद जी, इलेक्ट्रॉनिक जो आजकल ई व्हीकल्स का भी काफी चल रहा है, सोलर एनर्जी से चलने वाले व्हीकल्स भी काफी है। राजस्थान में राज्य सरकार ने नई सोलर नीति भी बनाई है, क्या कुछ इंपैक्ट नजर आ रहा है? देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल और एक राजस्थान ने एक बहुत बड़ा लक्ष्य बनाया है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, जिसको बेस बोला जाता है, BESS। अब हमारी राजस्थान सरकार, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी केंद्र सरकार, हमारे नितिन गडकरी जी हर किसी को प्रमोट कर रहे हैं कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज़्यादा यूज़ करें। अभी GST जो कम हुआ है उससे इलेक्ट्रिक व्हीकल की परचेज और इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत में काफ़ी कमी आई है। अब बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, सोलर और इन सबको किस तरीके से जोड़ा जा रहा है, राजस्थान के अंदर लगभग 6000 मेगावाट के अभी राजस्थान सरकार ने टेंडर जो है वो किए हैं। अब जो ग्रिड है उसको दिन में तो सोलर से आप बैटरी को चार्ज करेंगे और जब आपके पास सूरज अवेलेबल नहीं है तब आपका बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम शाम से लेकर सुबह तक आपकी वो रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। अब माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी अब उस एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं, उस एनर्जी को स्टोर करने पे भी ध्यान दे रहे हैं कि सिर्फ प्रोड्यूस करना ही हमारी जिम्मेदारी नहीं है, उसको स्टोर करके जो हमारे रिमेनिंग 12 घंटे हैं उस समय जनता की, उद्योग की पूर्ति। क्योंकि जैसे सपोज करिए रात को अगर आपको कोई गाड़ी चार्ज करनी है और वहीं पे अगर आपको स्टोरेज से सौर ऊर्जा जो दिन में जनरेट हुई और वो स्टोरेज होकर रात को आपको आपकी गाड़ी चार्ज कर रही है, यही सबसे बड़ा मिशन है राजस्थान सरकार और भारत सरकार का इसके लिए। और अगर हम छोटे लेवल की बात करते हैं तो घरों के अंदर जो आप सोलर रूफटॉप लगा रहे हैं उसमें भी बैटरी, छोटी छोटी बैटरी एनर्जी स्टोरेज यानी हाइब्रिड पॉलिसी शीघ्र ही लागू होने जा रही है। तो आप घर में रिन्यूएबल एनर्जी यानी सोलर का उपयोग भी कर रहे हैं, अपनी जरूरत के समय दिन में उसको आप बैटरी में स्टोर भी कर रहे हैं और जब सूरज आपके पास अवेलेबल नहीं है तब उसी को वापस आप प्रयोग में यूटिलाइजेशन का काफी अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। डेजी मैडम, वक्त का एक दौर था जब कस्बों की बात करी जाए, गांवों की बात करी जाए तो 12वीं तक का स्कूल ढूंढना भी बहुत मुश्किल था। आज कस्बों में महाविद्यालय तक खोले गए हैं, बालिका शिक्षा के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। टीचर्स, जैसा कि आपने जिक्र किया, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, टीचर्स हैं, उनको अलग से उनका विद्या संबल योजना के अंतर्गत उनको जोड़ा गया है। जी, क्या लगता है? बिल्कुल सर, आगे क्या कुछ भविष्य, क्या कुछ तस्वीर जो शिक्षा के क्षेत्र में जो तस्वीर बदली है? 2047 तक अगर हमें विकसित भारत का सपना साकार करना है तो शिक्षा के बिना वो पूरा नहीं हो सकता, और शिक्षा भी ऐसी जो गुणवत्तापूर्ण हो। ये वर्तमान सरकार ने केवल इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं दिया कि हर कॉलेज आपने गांव ढाणी में पहुंचाए हैं, बल्कि कैसे वो शिक्षा गुणवत्तापूर्ण हो उसके लिए भी मिशन जो है वर्तमान राजस्थान सरकार लेके आई है। आप देखेंगे खुशी शाला नाम से एक प्रोग्राम सरकार लेके आई है जो छोटे बच्चे, जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए, ताकि उनमें जो मानसिक तनाव कैसे बढ़ रहा है उसको हम कम कर सके, उसको एक सशक्त व्यक्तित्व जो है, हम स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी और हैप्पी पर्सनालिटी जो है वो बचपन से ही उसमें निर्माण कर सके। तो इस तरह के जो कदम सरकार लेके आई है निश्चित रूप से ये बहुत अच्छे कदम साबित होंगे। और जो ये शिक्षा संबल योजना है इसके साथ कम रिसोर्सेज में आप गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन जो है वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा पाएंगे। गांव गांव ढाणी ढाणी जब बच्चों को अपने घर के पास अच्छी शिक्षा सुलभ रेट में मिलेगी तो कोई अपना घर छोड़कर बाहर क्यों जाएगा। तो निश्चित रूप से जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट का हम सपना लेकर चलते हैं वो सपना जो है वो इस तरह से पूरा हो रहा है। और सिर्फ अभी जो सरकार है वो ट्रेडिशनल एजुकेशन पे फोकस नहीं कर रही है। वन धन बैंक के नाम से जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की महिलाएं हैं उनके लिए जो सरकार एक योजना लेके आई है कि कैसे वो अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज जो है फॉरेस्ट्री की उसको भी एकेडमिक मान्यता देते हुए कैसे इंडस्ट्री के साथ चैनलाइज कर सकते हैं। तो इस प्रकार की योजनाएं निश्चित रूप से हमारे जो शिक्षा का क्षेत्र है उसको बढ़ावा देगी, और शिक्षा अगर बढ़ेगी तो 2047 तक का जो हमारा सपना है वो निश्चित रूप से साकार। कुल मिलाकर महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के हर क्षेत्र में कार्य हो रहा है। अरुण जी,
जिन चीजों का नाम हम पहले सुनते थे, आईफा अवार्ड की बात करें, वो राजस्थान में हुआ। राइजिंग राजस्थान, वो राजस्थान में हुआ। प्रवासी राजस्थानी दिवस अभी पहली बार ही आयोजन किया गया 10 दिसंबर को, वो राजस्थान में हुआ। इतने बड़े तरह के आयोजन जो हो रहे हैं, पूरा विश्व का ध्यान राजस्थान अपनी ओर खींचता है, तो इससे कितना कुछ फायदा मिला है राजस्थान को? बिल्कुल, ये लॉन्ग टर्म पॉलिसियां है, इससे कोई आप अपने सोचें कि हाथों हाथ फायदा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कि राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से पूरे भारत का सबसे ज्यादा एरिया वाइज राजस्थान टॉप में है। दूसरी बात, आज भारत में युवाओं की संख्या, जनसंख्या सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में है। बिल्कुल, आज 35 साल से लेकर 25 साल तक के बीच में युवा ही भारत को डील करता है। युवा में जो हौसला होता है, मैं वही बात कर रहा था कि अभी जो हौसले की बात हो रही थी कि मंजिलें उन्हें ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान। जी, तो निश्चित रूप से राजस्थान, राइजिंग राजस्थान, आज प्रधानमंत्री जी भी कह के गए, ये राइजिंग भी है राजस्थान, रिफ्लेक्टिव भी है जी, और रिस्पॉन्सिबल भी है। तो राजस्थान एक दिन पूरे भारत में जो भारत का विकसित भारत का सपना है, उसमें अहम भूमिका निभाने वाला। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बताया कि हौसलों में उड़ान होती है। तरुण जी, पर्यटन नीति 2025 को भी हाल ही में लॉन्च किया गया। ये जो पर्यटन नीति है, वो अब तक की नीतियों से किस प्रकार से अलग है, और क्या कुछ इसके महत्वपूर्ण चीजें का इसमें एक तरीके से कहा जाए समावेशन हुआ है? बहुत अच्छा सवाल है साहब। ये जो पर्यटन नीति आई है, जी, जब भी मैंने पिछले 2-1 उत्तरों में आपको हमारी कुछ परेशानियां बताई एक्सेस की, यानी आपसे सुझाव मांगे गए थे, फिर आपने सुझाव दिया और उनका क्रियान्वयन किया गया। उसके अलावा भी जो राजस्थान का जो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म है, वो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है और काफ़ी हम लोग खुशनसीब हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से काम बड़े अच्छी तरह से सुगमता से होता है। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे टूरिज्म मिनिस्टर साहिबा का भी, डिप्टी सीएम साहिबा, और डिपार्टमेंट टूरिज्म का भी। जो नई पर्यटन नीति आई है, उसमें इन सब एस्पेक्ट्स को छूने की कोशिश करी गई है। चाहे वो क्राफ्ट बेस्ड टूरिज्म हो, चाहे वो रूरल टूरिज्म हो, चाहे वो एक्सेस की बात हो जी, चाहे वो एआई को इस्तेमाल करके, नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके टूरिज्म को सेफर एंड टूरिज्म को मोर प्लेजेंट। देखिए, जस्ट इमेजिन कि आपके पास एक ऐप है आपके फोन पे, आप एयरपोर्ट पे उतरे या ट्रेन स्टेशन पे उतरे, आपको एक ऐप दे दिया गया कि साहब ये क्यूआर कोड है, से आप एक्सेस कर लीजिए। इसके अंदर आपको जयपुर के बारे में सारे टूरिज्म डेस्टिनेशंस पता है। अगर आपको ऑनलाइन टिकट बुक करना हो, आप ऑनलाइन टिकट बुक कर लीजिए। आप टाइम के हिसाब से टिकट बुक कर लीजिए कि आमेर में परसों 4 बजे जाना चाहता हूं या 2 बजे जाना चाहता हूं, वो आप बुक कर सकते हैं। उसी ऐप के ऊपर अगर आपको किसी ऑटो वाले ने परेशान किया, तो आपने उसके पास नंबर्स हैं, आपने नंबर मिलाया, टूरिज्म एक्शन फोर्स, ये इस टूरिज्म पॉलिसी में है जी। तो इस तरीके की विकासोन्मुखी टूरिज्म पॉलिसी मेरे ख्याल से पहली बार आई है। और ये सर एकदम से इमारत नहीं बनती। आप इसके पहले के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, चाहे वो रूरल टूरिज्म हो, फिल्म टूरिज्म पॉलिसी अभी आने वाली है, चाहे वो पेइंग गेस्ट स्कीम हो, गेस्ट हाउस स्कीम हो, आपके पास आपका एक घर है, 3-4 आपके पास कमरे हैं जी। बहुत ही सिंपल फॉर्म है। आप डिपार्टमेंट टूरिज्म जाइए, उसको भरिए, एक बहुत सिंपल इंस्पेक्शन होगा, वो भी टाइम बाउंड इंस्पेक्शन है। अगर वो नहीं हुआ तो आप सतह ही हो गए। आप पेइंग गेस्ट के अंदर एक ऑथराइज्ड पेइंग गेस्ट चला सकते हैं जी। आपके पास थोड़े ज्यादा कमरे हैं तो 20 कमरे तक आप गेस्ट हाउस स्कीम में जा सकते हैं जी। घर बैठे रोजगार, एक घर बैठे रोजगार। गांव ढाणी के अंदर आपके पास जमीन है, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी, बहुत सुगम। कोई जो पहले रुकावटें आती थी वैसी कोई रुकावटें नहीं रहेगी, आराम से, मतलब जो प्रक्रिया उसको सरल किया गया। देखिए, हर जगह इंप्रूवमेंट की तो संभावना रहती है, बिल्कुल, बिल्कुल। पर ऐसी बात नहीं है। ये फ्यूचरिस्टिक हैं और जब आपको सरकार सुन रही है तो अगर कोई उसमें खामियां रह गई हैं तो वो दूर आज नहीं तो कल हो सकती है। दूसरी नीति में तो ये जो टूरिज्म पॉलिसी है, ये एक मील का पत्थर साबित हो सकती है किस प्रकार से टूरिज्म को हम आज से आगे ले जाएं। आज अगर आप देखें तो मैं कुछ फिगर्स अगर आपके साथ शेयर करूं, बिल्कुल बिल्कुल, तो हिंदुस्तान में 2.95 बिलियन विजिट्स, डोमेस्टिक विजिट्स मतलब आप अगर जयपुर आए हैं तो आप आमेर गए, एक विजिट हो गए, हवा महल गए, दूसरी हो गई, सिटी पैलेस गए, तीसरी हो गई, ठीक है। 295 करोड़, हमारी आबादी 140 करोड़ है।
और उसमें 295 करोड़ 295 करोड़ विजिट्स हैं सिर्फ डोमेस्टिक टूरिज्म की। जी। आप इमेजिन कीजिए 10 करोड़ टूरिस्ट फॉरेन से हिंदुस्तान आता है, 2 करोड़ टूरिस्ट राजस्थान आता है। ये फिगर्स इमेंस है। बिल्कुल बिल्कुल। आप इससे जो आप 5 रुपया 10 रुपया तो हर मॉन्यूमेंट पे खर्च करेंगे, जी 10 रुपया इंटू 295 करोड़। जी जी बिल्कुल, पूरी तस्वीर, दशा और दिशा बदल सकती है। बिल्कुल 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 सही बताया आपने। अरविंद जी, जिस तरीके से तरुण जी ने पर्यटन नीति का जिक्र किया 2025 का, वैसे ही सौर ऊर्जा नीति आई है, उसके क्या कुछ मुख्य बिंदु और वो अब तक की नीतियों से किस तरीके से अलग है राजस्थान के लिए? जी बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि अगर हम राजस्थान टूरिज्म की बात करते हैं तो हमारी सरकार, दोनों ही सरकार, डबल इंजन की सरकार ज्यादा से ज्यादा हमको प्रोत्साहित करती है कि आप गांव में भी मेला लगाएं, आप शहर में बड़े बड़े एक्सपो का आयोजन करें। अब देखिए, अगर कोई एक्सपो हो रहा है, जैसे अभी जनवरी के अंदर भी हम एक छोटा सा एक्सपो करना चाह रहे हैं, मतलब आप देखिए, आज अगर एक्सपो किसी शहर में हो रहा है तो उस एक्सपो में आने वाला टूरिस्ट कहाँ ठहरेगा? जी ऑब्वियसली वो टूरिज्म को बढ़ावा है। अगर कोई 3 दिन का एक्सपो हो रहा है, जैसे अभी हरित भारत एक्सपो हो रहा है, तो 3 दिन यानी कि वो एक टूरिस्ट आएगा, वो एक दिन हमारे एक्सपो को भी विजिट करेगा, फिर उसके बाद जो उसको शाम का समय मिलता है वो जयपुर की सुंदरता को घूमने के लिए निकलता है, होटल, अच्छे से अच्छे होटल में स्टे करता है। अगर वो अपने पॉकेट को देखता है तो जैसे सर ने बताया कि आज हम घरों को भी टूरिज्म में बढ़ावा मिला है कि आप चाहें तो आप फ्लैट सिस्टम को भी आप टूरिस्ट के लिए एक स्टे बना सकते हैं, होम स्टे जिसको कहा जाता है। अगर हम गांव में किसी मेले की बात करते हैं तो वहां बड़ी बड़ी कंपनियां जाती है, तो गांव में जो अकोमोडेशन होता है वो भी फुलफिल होता है जी। तो ये 360 डिग्री विकास है, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपो से हम जोड़ें, चाहे ट्रेवल पॉलिसी को जोड़ें, तो रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी और ट्रेवल पॉलिसी दोनों एक दूसरे को देख के बनाई है। मतलब राजस्थान में विकास कहीं पे भी हो, विकास का कोई भी क्षेत्र हो, अप्रत्यक्ष रूप से तरुण जी आपका टूरिज्म क्षेत्र को बहुत कुछ फायदा मिलने वाला है। सब हम तो रोटी के तो रोटी तो चाहिए ही, और उसके बाद रहने के लिए वजह से भी कई लोगों का रोजगार चल रहा है, वो भी बहुत बड़ी बात है। सर, एक्सपो का और टूरिज्म का और शिक्षा का, बिल्कुल, जैसे डेजी मैम शिक्षा की बात करती हैं, तो आज जो युवा है वो शिक्षा प्रदान ले रहा है, फिर उसके बाद में जब किसी दूसरे शहर में जाएगा तो कहीं ना कहीं स्टे करेगा। बिल्कुल, और किस रिन्यूएबल एनर्जी के एक्सपो होंगे तो ये सारी कड़ियां आपस में बिल्कुल बिल्कुल सभी कड़ियां आपस में जुड़ी हुई है, तभी स्टेज पे आप सभी मौजूद हैं एक साथ में। विक्रांत जी, युवाओं को लेकर सबसे बड़ी राजस्थान में एक समस्या रहती है, राजस्थान की क्या पूरे देश की समस्या है, उनका जो स्किल डेवलपमेंट है ना, स्किल डेवलपमेंट को लेकर काफी कुछ समस्या रहती है। लेकिन सरकार ने कौशल मिशन स्टार्ट किया है, युवाओं को थ्योरेटिकल जो पहले जिस तरीके से पढ़ाई थी उसको तो दिया ही जा रहा है, लेकिन उससे ज्यादा प्रैक्टिकल जो बेस है उसको मजबूत किया जा रहा है। जी बिल्कुल, और उसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स भी यहाँ हो रहे हैं। जैसे अभी मैंने बताया था कि अटल टिकरिंग लैब सारी कॉलेजेस में खोली गई है, इंक्यूबेशन सेंटर्स खोले जाए, जो स्टार्टअप जो कल्चर था वो डेवलप किया जा रहा है, और जो कौशल नीति है उसके जरिए, और कौशल नीति का मतलब केवल ये नहीं है कि हायर एजुकेशन की साइड ही वो जा रहे हैं, जो लो स्केल, जो सभी जिक्र किया था, लो स्केल एम्प्लॉयमेंट वाले जो क्षेत्र है वहां पर भी कौशल विकास का काम किया जा रहा है। विश्वकर्मा योजना के तहत जो क्राफ्ट्समैन है उनको भी मोटिवेट किया जा रहा है, उनको लोन दिए जा रहे हैं, और साथ ही साथ जैसे अभी एक योजना है उसके जरिए जो चाक होता है जिसपे घड़े वगैरह बनते हैं, मिट्टी के बर्तन बनते हैं, उसके इलेक्ट्रिक चाक भी विदेश से मंगवाए गए ना, उस पर उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि वो उसको नए तरह से उसको करें। तो हमारा जो क्राफ्ट्स और ये जो था उसके अंदर भी टेक्नोलॉजी कैसे इन्वॉल्व हो सकती है, वो इंक्लूसिव अप्रोच कैसे बन सकती है, उस पर भी गवर्नमेंट काम कर रहे हैं। और जैसे भी मेरे मित्र ने बताया कि कोई भी चीजें एकाकी नहीं है, सब आपस में गुथी हुई है। अगर ओवरऑल समाज का डेवलपमेंट होगा तो युवाओं के फेवर में भी होगा। जिससे राजस्थान में कुछ संभावनाएं मैं अभी भी देखता हूँ, जैसे मेडिकल टूरिज्म है, बहुत बड़ी संभावना, हमारे यहाँ बहुत खुला और प्रदूषण मुक्त वातावरण है। आयुष को लेकर के सरकार बहुत काम कर रही है, तो आयुष जो पद्धतियां हैं उसको लेकर के राजस्थान के अंदर बहुत कुछ हो सकता है। मेडिकल टूरिज्म वैसे भी यहाँ बहुत हो रहा है। बिल्कुल, साथ ही साथ जैसे क्या बोलते हैं अपना, ये जो आईटी इंडस्ट्रीज हैं, बिल्कुल है ना, उसको लेकर भी राजस्थान के अंदर थोड़ा सा एक और एफर्ट करने की जरूरत है। अगर वो आएगा तो यहाँ पे बहुत अच्छे स्केल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। बिल्कुल, आपने सही बताया
जो राष्ट्रीय स्तर के हैकेथॉन है वो जयपुर में हो रहे हैं। अभी एक हैकेथॉन हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हैकेथॉन का नाम पहले हम सुनते नहीं थे, आज वही हैकेथॉन जो राजस्थान की जो बड़ी यूनिवर्सिटीज है वो करवा रही है। इस पे डेजी मैडम आपका क्या कुछ कहना है? हैकेथॉन जैसे बड़े आयोजन है वो राजस्थान में हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी में हम बहुत पिछड़े हुए थे, लेकिन आज उसी टेक्नोलॉजी का गढ़ धीरे धीरे ही सही लेकिन बनते जा रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से, क्योंकि राजस्थान ये समझ गया है कि जब तक हम इस युवा को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से नहीं जोड़ेंगे, हम विकसित भारत का जो सपना है वो साकार नहीं कर पाएंगे। आप देखिए कि मुख्यमंत्री द्वारा सभी यूनिवर्सिटीज को ये निर्देश दिए गए हैं कि आप अपने अपनी यूनिवर्सिटी में ट्रेडिशनल एजुकेशन जो है उसको तो पढ़ाइए, लेकिन इंडस्ट्री और एकेडमिया इंटरफेस को बढ़ाइए। और हर यूनिवर्सिटी को पेटेंट अप्लाई करने के लिए बोला गया है। हमारी खुद की यूनिवर्सिटी राजस्थान यूनिवर्सिटी में पिछले 1 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि 10 पेटेंट के लिए अप्लाई करा है। उससे पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी के पास मात्र 2 पेटेंट थे। तो ये सब राजस्थान सरकार की मुहिम के कारण ही हो रहा है, जिसके कारण वो युवाओं को मौका दे रहे हैं। जैसे सर ने बोला, इंक्यूबेशन सेंटर्स हर यूनिवर्सिटीज में, स्टेट यूनिवर्सिटीज में सेटअप किए गए हैं, जिसमें बच्चों को बकायदा ये इंफॉर्मेशन दी जाती है कि कैसे वो अपना खुद का इनोवेशन से एक स्टार्टअप खड़ा कर सकते हैं। और उसको जो गवर्नमेंट का फाइनेंस डिपार्टमेंट है और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, वो बकायदा अपने टेक्निकल एक्सपर्टीज जो यूनिवर्सिटी लेवल पे दे रहा है। तो निश्चित रूप से जब सरकार इस लेवल तक आकर हेल्प करेगी तो युवाओं में, हमारों में बहुत, मुझे लगता है, पोटेंशियल है, और उस पोटेंशियल को मंच मिल रहा है। तो निश्चित रूप से हमें बहुत सकारात्मक नतीजे जो है वो सामने हमारे आने की उम्मीद लग रही है। जी बिल्कुल। अरुण जी, किसी भी देश की बात करूं या राज्य की बात करूं, उसकी समृद्धि के लिए बहुत जरूरी है कि वो राज्य अपराध मुक्त हो। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए लगातार सरकार कई तरह के ऑपरेशन चला रही है। अगर राज्य अपराध मुक्त होगा तो चाहे उद्योग हो, विकास का जो क्षेत्र की बात करें, वो आराम से उसमें विकास हो सकेगा। क्या लगता है अपराध पर नकेल कसने में राजस्थान सरकार ने अपने अब तक 2 सालों में कितनी कुछ सफल रही है? राजस्थान सरकार ने पिछले 2 साल में काफी कुछ, अभी नया साइबर सेल बनाया है, नए थाने बनाए हैं, नया एसओजी का अलग से एडिशनल कमिश्नर के साथ साथ जयपुर कमिश्नरेट में कानून व्यवस्था की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए एक नया कमिश्नरेट के साथ एडिशनल कमिश्नर यहां नियुक्त किया गया है। और अभी रोज आप देखते हो कि खुद कमिश्नर साहब मेट्रो से सफर कर रहे हैं, एडिशनल कमिश्नर रोज दबिश देके रात को घूमते हैं। तो ये कानून और साइबर अपराधी और अपराध में अंकुश निश्चित रूप से आगे होगा, और निश्चित रूप से हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जिससे व्यापार भी सुरक्षित होगा, आम जन भी सुरक्षित होगा, हमारा टूरिस्ट भी सुरक्षित होगा और हमारे छात्र और युवा भी सुरक्षित। बिल्कुल, आपने मुद्दा उठाया पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर। तरुण जी, पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर पहले ऐसे कोई प्रावधान होते नहीं थे, लेकिन अब नीतियों में सबसे पहले पर्यटकों की सुरक्षा भी दी गई है। नाइट टूरिज्म का जो कंसेप्ट हम सोचते नहीं थे, वो अब राजस्थान में उसका इंट्रोडक्शन करवाया गया। नाइट टूरिज्म अभी भी एक इन्फेंसी स्टेज में है जी। ऐसा नहीं है कि हमने नाइट टूरिज्म, बट जैसे इस लेकिन सोचना शुरू कर दिया। हाँ, टूरिज्म पॉलिसी के अंदर बहुत उसके ऊपर स्ट्रेस दिया गया है। हमारे पास एक टूरिज्म एक्शन फोर्स है, टैफ जी, और वो जो भी बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं उन सब के ऊपर पोस्टेड होती है जी। टैफ के पास पावर्स थोड़ी कम है, पर इस बारे में भी सरकार जागरूक है, सोच रही है। इनफैक्ट अभी जो मेरा संगठन, हमारा जो संगठन है HRAR, हमने अभी टैफ के साथ ट्रेनिंग सेशंस 2 किए हैं जी। तो टैफ को किस तरीके से हम पावरफुल बना सके। देखिए, राजस्थान में अगर मैं टूरिज्म की बात करूं तो कोई बहुत क्राइम के आपको केसेस नहीं मिलते हैं जी। ये पेटी हैरेसमेंट्स हैं, बिल्कुल टाउट्स हैं या स्मॉल शॉपकीपर्स हैं। आप आमेर जा रहे हैं और वो पपेट वाला जो है वो आपको छू रहा है या आपके पीछे भाग रहा है। कुल मिलाकर जैसलमेर की तरफ जाएं तो इनके लिए एक शब्द यूज में लिया जाता है, लपका गिरोह। इनके ऊपर काफी कुछ काम किया जा रहा है क्योंकि वो वहां का स्थानीय शब्द है और इसी के ऊपर सरकार ने भी ध्यान अपना आकर्षित किया और उनके ऊपर प्रभावी कार्रवाई हो रही है। एक प्रश्न का आंसर जल्दी से मैं चाहूंगा आप सबसे पहले अरुण जी आपसे शुरुआत करूंगा। 2047 का जो राजस्थान है, विकसित राजस्थान बनाना है, किस तरीके से होगा? जल्दी से इसका। किसी भी राज्य का विकास व्यापार उद्योग जगत से होता है जी, और व्यापार उद्योग जगत तरक्की करेगा तो व्यापार उद्योग जगत राजस्थान के विकास में अहम भूमिका निभाते हुए 2047 का विकसित भारत में अपनी भूमिका निभाएगा। विक्रांत जी, युवाओं की मेंटल हेल्थ पर ध्यान देने की बड़ी आवश्यकता है और इसके लिए एक इंक्लूसिव एफर्ट्स होना चाहिए। और साथ ही एक जो बड़ी समस्या राजस्थान में पैदा हो रही है, जातिवाद का जहर
जो युवाओं के बीच में आ रहा है उससे बाहर निकालने की बड़ी आवश्यकता है। जी डेजी मैडम। 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, हर क्षेत्र में महिलाओं की सशक्त भागीदारी सुनिश्चित करने से ही हम विकसित भारत का सपना साकार कर पाएंगे। जी अरविंद जी। जो सरकार बजट में डिक्लेयर करती है वो जनता तक एक टाइमलाइन में वो चीज पहुंचे, तभी जनता का सरकार में विश्वास निरंतर बने रहेगा और यही 2047 में भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नंबर 1 बनाने में कामयाब होगा। जी तरुण जी। टूरिज्म 10 की जगह 15% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करे और 15% एम्प्लॉयमेंट को कंट्रीब्यूट करे, इसके लिए 3 चीजें जरूरी है टूरिज्म बढ़ाने के लिए: मार्केटिंग, जी, एक्सेस और ट्रेनिंग। जी बिल्कुल। कुल मिलाकर संभावनाओं के धरातल पर सफलता का जो आसमान है उसमें उम्मीदों का सूरज है वो उगता जा रहा है और अपनी सफलता रूपी जो किरणें हैं वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तभी हम हर राजस्थानी बड़े फक्र के साथ कहता है कि नव उत्थान और नई पहचान के साथ हमारा राजस्थान आगे बढ़ रहा है। सरकार ने अभी 2 साल का जो सफर है वो तय किया है, आगे 3 साल का सफर भी इसी उम्मीद के साथ पूरा करने जा रही है कि 2047 तक जो राजस्थान है वो निश्चित तौर पर विकसित राज्यों की श्रेणी में जरूर आएगा। आप सभी एक्सपर्ट इस प्रोग्राम में पधारे और इतनी सरलता और सहजता के साथ में आपने अपने विचार रखे, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, धन्यवाद। डीडी न्यूज राजस्थान के आज के इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।